दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं पीजेंट मूवमेंट एंड किसान सभा। ध्यान देना है, गुलाम भारत में किसानों की स्थिति इतनी बुरी थी कि किसानों ने अनेक बार अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किए। ये विद्रोह की जो बारंबारता है वो आधुनिक भारत खास रूप से 20वीं शताब्दी में ज्यादा देखने को मिलती है। 1857 के पहले तो हमने देखा कि अंग्रेजों की नीतियों ने कैसे 1857 की क्रांति करा देते हैं, लेकिन आफ्टर 1857 भी किसानों की स्थिति अच्छी नहीं रहती है। यही कारण है कई सारी किसान सभाओं का गठन होगा, कई सारे मूवमेंट होंगे और इस बार इस मूवमेंट को सांगठनिक नेतृत्व दिया जाएगा। क्योंकि अगर आपने क्लास देखी होगी पहले तो मैंने बताया कि 1857 के बाद से यह समझ लिया गया कि भैया कुछ भी बड़ा करना है अंग्रेजों के खिलाफ तो ऑर्गेनाइजेशन का होना बहुत जरूरी है। अब बात आती किसान इतना रुष्ट क्यों थे? किसान रुष्ट होने के पीछे का कारण क्या है कि अंग्रेजों और किसानों के बीच में पुल का काम करते थे जमींदार, और जमींदारों और किसानों के बीच में पुल के काम करते थे वो थे आपके ठेकेदार। होता क्या था, लैंड रेवेन्यू के रेट ऑलरेडी हाई डिसाइड करते थे कौन? जो गोरे थे। फिर क्या होता था, जमींदारों का लाभ लेना है तो जमींदार उससे ज्यादा रेंट डिसाइड करते थे किसानों से, और बीच में पैसा वसूलने का काम करते थे ठेकेदार। जो बड़े जमींदार नियुक्त करते थे उनको भी पैसा कमाना होता था, तो एट लास्ट किसानों से वो जो रेवेन्यू लेते थे वो और ज्यादा लेते थे। तो पता क्या चलता था कि तय रेवेन्यू से दोगुनी रेवेन्यू देनी पड़ रही है। कुछ कुछ एरियाज में तो 50% प्लस लैंड रेवेन्यू प्रोडक्शन का, टोटल प्रोडक्शन का देना पड़ता था। तो इससे किसानों की स्थिति क्या हुई? बुरी हो गई। तो इसी सब चीजों को लेके क्या करेंगे किसान? करेंगे विरोध। विरोध का कारण मैंने स्क्रीन पे लिखा है, रेंट वाज ग्रेजुअली हाई, ठीक है, इरेडिकेशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, ऑनरशिप राइट टू द फॉर्मर और नजराना शुल्क। ये वो बेसिकली कारण थे जिसकी वजह से जो आपके पीजेंट मूवमेंट है वो चलते रहते हैं। ये टॉपिक आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज शेयर कर देना। अब इसमें हमारा जो पहला टॉपिक आता है, जो पहला किसान सभा आता है वो आपका है उत्तर प्रदेश किसान सभा। इसी को संयुक्त प्रांत किसान सभा के नाम से भी जानते हैं। 1918 में 1918 में इसका गठन किया गया था। अब देखो होता क्या है, इसके गठन से संबंधित इसके फाउंडर कौन थे? तो इसमें जो फाउंडर्स थे वो आपके थे इंद्र नारायण द्विवेदी। इंद्र नारायण द्विवेदी ये सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी माने जाते हैं उत्तर प्रदेश किसान सभा के। गौरी शंकर मिश्रा का भी संबंध था और मदन मोहन मालवीय भी इससे जुड़े हुए थे। ट्रिपल एम यानी मदन मोहन मालवीय का भी संबंध था। अब ध्यान देना, इस अगर इनिशियली सबसे प्रारंभिक तौर पर ध्यान देना, खासतौर पे उत्तर प्रदेश से संबंधित भी अगर किसान आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन आए तो उत्तर प्रदेश किसान सभा को जरूर लिखोगे। अवध किसान सभा लिखोगे। नाई धोबी जो बंद मूवमेंट था वो भी उत्तर प्रदेश में चला। तो अभी उत्तर प्रदेश और शेष भारत में जो भी मूवमेंट हुए सबको देखेंगे। अब देखो इसने बेसिकली क्या किया, इसने जागरूकता सृजन का काम किया। सबसे ज्यादा अगर किसी ने जागरूकता सृजन का काम किया तो वो उत्तर प्रदेश किसान सभा थी। जागरूकता इतना सृजन किया कि इसका इंपैक्ट आपको 1918 के दिल्ली सेशन ऑफ कांग्रेस में देखने को मिलेगा। 1918 में जब कांग्रेस का दिल्ली सेशन होता है तो वहां पे इसके पहले किसानों की भूमिका कांग्रेस के सेशन में नहीं देखने को मिलती थी। ठीक है, किसानों को जोड़ने का काम, मजदूरों को जोड़ने का काम असल में गांधी जी के द्वारा किया जाता है। लेकिन उसके पहले उत्तर प्रदेश किसान सभा ने इतना जागरूकता सृजन किया, किसानों को ऑर्गेनाइज किया कि 1918 में खूब किसान भर भर के जाते हैं दिल्ली सेशन में। ओके, सेकंड, इसके बाद से 1919 का जो दौर है, ये दौर आपको पता होगा इस वक्त भारत में क्या चल रहा है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा है। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा चला जा रहा है। तो नाई धोबी बंद एक कह सकते हैं हम लोग सोशल बाइकॉट मूवमेंट चला गया। अब ये क्या था? सोशल बाइकॉट मूवमेंट, सामाजिक बाइकॉट बहिष्कार आंदोलन चला गया। अब नाई धोबी क्या करेंगे भाई? नाई और धोबी ये क्या करते थे बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि ग्रामीण लेवल पे देखेंगे कि जो सहयोग में, मतलब जो सामाजिक सहयोग की सबसे बड़ी भूमिका होती है वो इनकी होती है। तो ये कहेंगे भैया हम ही लोग मजदूरी कर रहे हैं और हम ही से टैक्स ज्यादा ले रहे हो और नहीं तो और बुरा बर्ताव भी कर रहे हो, तो भैया हम क्या करेंगे आपके साथ? सोशल बाइकआउट मूवमेंट चलाएंगे। और ये सोशल बाइकआउट मूवमेंट आप मुझे लोकेशन बताओ कि भैया चलता कहां पे? ये लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट चलता है, ठीक है, जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके अगेंस्ट चलता है, ठीक है, लेकिन किस एरिया में? क्या वो एरिया का नाम प्रतापगढ़ था या कोई और एरिया थी? ठीक है, तो नाई धोबी बंद आंदोलन चलता है 1919 में। इसके बाद से अवध किसान सभा की नींव पड़ती है। ध्यान देना, ठीक है, अवध किसान सभा की नींव पड़ती है। अवध किसान सभा के जो नेता है बाबा रामचंद्र, नाई धोबी बंद आंदोलन से भी उनका संबंध था। हालांकि आगे चल के उनके द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था का निर्माण किया जाता है, नाम था अवध किसान सभा।
समय के साथ संयुक्त प्रांत जो किसान सभा देखो ये 1920 में 1920 में से गठन हो रहा है और ऊपर क्या है 1918 में। तो उत्तर प्रदेश किसान सभा से ज्यादा पावरफुल हो जाती है समय के साथ अवध किसान सभा। बाबा रामचंद्र, ध्यान देना है, बाबा रामचंद्र के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। बाबा रामचंद्र का वैसे तो संबंध कहां से था, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र से संबंध था और एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने किसानों की स्थिति, अच्छा ये कुशल नेतृत्व करता थे, कुशल वक्ता थे, किसानों की स्थितियों को बहुत बेहतरीन जानते थे और सबसे बड़ी बात है कि जो मेन लीडर्स थे इन्होंने उनसे संबंध स्थापित किया। जैसे फॉर एग्जांपल जवाहरलाल नेहरू। अब नेहरू जी क्या है, 1920 के दशक में याद करो असहयोग आंदोलन ने जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे बड़े लीडर्स का नाम दिया। ठीक है, गांधी जी का एक कंट्रीब्यूशन यह माना जाता है कि इनके मूवमेंट्स ने बड़े देश को कई बड़े नेता देते हैं। अब जवाहरलाल नेहरू जी क्या करते हैं, अवध किसान सभा को सपोर्ट करेंगे। जैसे ही जवाहरलाल नेहरू अवध किसान सभा को सपोर्ट करेंगे, अवध किसान सभा ब्रॉड बन जाएगी। समझना बात को, ब्रॉड क्यों बनेगी, कांग्रेस में इनकी बातें पहुंच जाएंगी, कांग्रेस को बहुत ज्यादा मदद मिलेगा अवध किसान सभा को। इस किसान सभा के निर्माण से कांग्रेस भी एक बात समझ जाती है कि भैया हमको खुद का एक किसान सभा बनाना चाहिए। ठीक है, अभी आगे देखेंगे 1936 में बनाया भी जाता है। ओके, तो बाबा रामचंद्र के बारे में हमने जान लिया। अवध किसान सभा, इनका भी बेसिकली यही कंट्रीब्यूशन है, किसानों को जागरूक करना, उनके हितों का संरक्षण करना, जमींदारी सिस्टम पे प्रहार करना, ये सारी बातें अवध किसान सभा ने भी की। खासतौर पे अवध वाले बेल्ट के किसानों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान में महती भूमिका अदा की। अब इसके बाद से आपकी आती है वो नेक्स्ट है किसान सभा ऑफ बिहार। ठीक है, किसान सभा ऑफ बिहार, इसको लीड किसने किया, तो इसको लीड किए सहजानंद सरस्वती जी ने। किसने, सहजानंद सरस्वती जी। सहजानंद सरस्वती जी के, ठीक है, जो कंट्रीब्यूशन थे उसको ध्यान में देखते हुए माना गया, इनको एक नाम दिया गया। नाम थे क्या, किसान प्राण, मतलब भैया आप किसानों के क्या हो, प्राण हो, मुक्तिदाता हो आप। ठीक है, तो इनको किसान प्राण नाम क्या दिया गया, एक टाइटल दिया था। पेपर में आपसे क्वेश्चन आया कि भाई किसान प्राण का टाइटल किसको दिया गया, तो किसान सभा ऑफ बिहार। ओके, किसान सभा बिहार की सबसे बड़ी जो डिमांड थी वो क्या थी, जमींदारी सिस्टम थी। वो मानते थे कि किसानों की जो बुरी हाल है ना, उसके पीछे का जो सबसे बुरा हाल है, जो सबसे बड़ा रीजन है, वो रीजन क्या है, उस रीजन का नाम है आपका जमींदारी सिस्टम। इसको खत्म करो और जो पावर है, जो लैंड है, लैंड किसके हाथ में दे दो, लैंड फार्मर्स के हाथ में दो, जो सच में किसान है उनके हाथ में दो। ठीक है, जो पीजेंट है उनके हाथ में दो, जो काम कर रहे हैं। अगला क्या है, कांग्रेस इस बात को समझ जाती है 1918 से लेकर 36 के बीच, 18 साल में, क्योंकि ऊपर कितने आ गए, ऊपर उसने देखा कि भैया उत्तर प्रदेश किसान सभा बन रही है, अवध किसान सभा बन रही है, ठीक है, और किसान सभा बिहार बन रही है, और इसने क्या किया, किसानों पे एक बड़ी पकड़ बना ली है। उस समय का दौर सोचो क्या था, उस समय भारत में किसान और मजदूर भाई यही तो सब कुछ थे। ठीक, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस अब क्या डिसाइड करेगी, भैया हम बहुत लोगों को सहयोग कर लिए, अब हमको खुद का एक क्या करना होगा, ऑर्गेनाइजेशन बनाना होगा। और कांग्रेस ने ऑल इंडिया किसान कांग्रेस बनाई, जिसका बाद में नाम पड़ गया ऑल इंडिया किसान सभा। इसकी स्थापना कहां की गई, इन लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में की गई। इसमें प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष इसका किसको बनाया गया, तो स्वामी सहजानंद को। जनरल सेक्रेटरी किसे बनाया गया, तो एनजी रंगा को। ओके, क्योंकि ऑल इंडिया किसान सभा की जब अब देखिए दूसरा सेशन चला था, तो इसके अध्यक्ष भी एनजी रंगा थे। ठीक है, बताओ फैजपुर सेशन की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो वहां भी क्या होता है, अब देखो होगा क्या कि ऑल इंडिया किसान कांग्रेस की जो ईयरली मीटिंग्स होगी और कांग्रेस की जो ईयरली मीटिंग्स होगी, जिसको हम लोग वार्षिक अधिवेशन कहते हैं, दोनों एक साथ कर दिया जाएगा। तो किसानों के भी हित पैरेलली चल रहे हैं। इसका दूसरा फायदा क्या होगा कि ऑल इंडिया कांग्रेस जो आईएनसी है उसमें भीड़ ज्यादा जुटेगी, किसानों की संख्या ज्यादा रहेगी। ओके, तो नेशनल मूवमेंट ग्रामीण एरिया तक पहुंच जाएगा, जन जन तक पहुंच जाएगा। ये फायदा होना स्टार्ट हुआ, तो कांग्रेस का प्रसार होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके लिए। इसके बाद से यूपी में एक बहुत तगड़ा मूवमेंट चलता है, जिस मूवमेंट का नाम है एका मूवमेंट। इस मूवमेंट को मदारी पासी के द्वारा नेतृत्व किया गया। इस ड्यूरेशन में भी असहयोग आंदोलन चल रहा है। ठीक है, मदारी पासी के द्वारा नेतृत्व किया गया। बेसिकली जो सेंट्रलाइज्ड एरिया था जहां पे ये चल रहा था, उत्तर प्रदेश का हरदोई, बाराबंकी, बहराइच और सीतापुर, ये इसके केंद्रीय एरिया थे जहां पे एका मूवमेंट चल रहा था। एका मूवमेंट ये थोड़ा सा हम लोग कह सकते हैं हिंसक मूवमेंट हो जाता है, अहिंसक नहीं। अब जाहिर सी बात है ये दौर कैसा है, ये 22 में क्या होता है, हमने चौरी चौरा कांड की वजह से गोरखपुर में, याद करो एग्जैक्ट डेट क्या है उसका, ठीक है, एग्जैक्ट डेट अगर बता दोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, फेब 1922 था।
तो होता क्या कि भाई हमने इसकी वजह से तो पूरा का पूरा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही रोक दिया गांधी जी ने। तो जब आपका एका मूवमेंट क्या होगा, जब ये हिंसात्मक बन जाएगा, ठीक है, इसमें वायलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, जब ये हिंसात्मक बन जाएगा तो जाहिर सी बात है गांधी जी या जो कांग्रेस के लीडर्स है इसका साथ छोड़ देंगे। ओके, अब देखो होता क्या है। अच्छा, इनके द्वारा क्यों विरोध किया जाता है, तो रेंट वाज 15% हायर, 50% से अधिक रेंट लिया जाता था, अधिक राजस्व था इस एरिया पे। और इनका दूसरा क्या था कि भैया इन्फ्लेशन की वजह से, ठीक है, रिवेन्यू इन कैश कर दो, ठीक है, महंगाई की वजह से क्या कि रिवेन्यू इन कैश। तो रिवेन्यू इन कैश का संबंध किससे था, कैश रिवेन्यू का संबंध किससे था, तो एका मूवमेंट का संबंध था, ये भी दिमाग रखना। अब ये विद्रोह इतना अहिंसक हो जाता है और हमको पता है जैसे आप हिंसक हो जाता है, जैसे हिंसा करोगे, अंग्रेज क्या करते थे, भैया आपको बुरी तरीके से आपका पतन करेंगे, क्योंकि इनको कहने को मिल जाता था कि भैया हमको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, ठीक है। तो अवध इन्होंने बुरी तरीके से इस मूवमेंट को दबा दिया। अब इस मूवमेंट को फेल्योर मूवमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इसी मूवमेंट की वजह से अवध रेंट अमेंडमेंट एक्ट 1921 आता है। और इसमें क्या कहता है, इसके पीछे का एक कारण एका मूवमेंट का नजराना शुल्क भी था। ये एक ईयरली शुल्क था, रिन्यूअल शुल्क था, इनडायरेक्टली समझ जाओ। तो नजराना शुल्क को पहले समाप्त कर देगा भैया कि आप कोई नजराना शुल्क क्या कर सकता है, नहीं ले सकता है, नजराना शुल्क खत्म। जो टेनेंसी पीरियड था भाई, टेनेंसी पीरियड को 7 to 10 ईयर कर दिया गया, 7 वर्ष से बढ़ा के 10 साल कर दिया गया। और हर 10 वर्ष में क्या होगा, एक रेवेन्यू ऑफिसर का गठन किया जाएगा, वो आएगा, ठीक है, अवध के बेल्ट की जांच करेगा और एक नया रेवेन्यू लिस्ट जारी करेगा। तो ये डेवलपमेंट होता है। इसके बाद से हम लोग बारदोली सत्याग्रह के बारे में जानते हैं। बारदोली सत्याग्रह में डायरेक्टली गांधी जी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन बारदोली सत्याग्रह को गांधी जी का समर्थन प्राप्त था। पेपर में 2020 या 21 में क्वेश्चन बन गया है कि गांधी जी ने इसका समर्थन किया था, ठीक है, या गांधी जी इसमें भाग लिया था। तो आयोग ने उस आंसर को सही माना हुआ है। आयोग के कहने मतलब है कि मैंने कई स्टेटमेंट में यह नहीं लिखा कि प्रत्यक्ष भाग लिया था या अप्रत्यक्ष भाग लिया था। तो गांधी जी ने अप्रत्यक्ष तौर पर समर्थन दिया था, तो उसने आयोग ने उस स्टेटमेंट को सही मान लिया था। ये मैं जानबूझ के आपको बता रहा हूं, क्या पता फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दे। तो भैया इसमें पार्टिसिपेट किसने किया, वल्लभ भाई पटेल जी ने। वल्लभ भाई पटेल ने सत्याग्रह, हमको पता है कि गांधी जी का मेन हथियार था सत्य सत्याग्रह, ठीक है। अब देखो वुमेन्स ने इसकी सफलता को देखते हुए जो बारदोली तालुका था, वहां की महिलाओं ने सरदार का टाइटल दिया, किसे, वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार का टाइटल देती हैं। यह इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए, ठीक है। इसके बाद से ये 1928 में हुआ था, 1928 में हुआ था। इसके बाद से प्रोविंशियल किसान सभा 1946 में बनती है। प्रोविंशियल किसान सभा की वजह से क्या हुआ था, तेभागा मूवमेंट चला था। तेभागा, आप बताओ तेभागा मूवमेंट कहां चला था, क्या बंगाल में चला था, क्या बंगाल में चला था। इस मूवमेंट में क्या था कि जो जमींदार है भैया, तो मान लो जो प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, जो बटाईदार हैं, जो शेयर क्रॉपर्स हैं, वो क्रॉपर्स हैं, वो क्या होते हैं कि मतलब जो बटाईदार हैं, तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूस का आधा रेंट क्या करते थे, आधा रेंट तो ले लेते थे जो जमींदार थे। तो इन्होंने कहा इसको चेंज करो, 1/3 पार्ट ओनली, ये कौन ले, जमींदार ले, जमींदार ले, और शेष पार्ट कौन लेगा, 2/3 वो जो बटाईदार है वो लेंगे। एका मूवमेंट में एक बात और बोली गई थी, इन्होंने एक शपथ लिया था एका मूवमेंट में कि भैया हम जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम जो क्रिमिनल टाइप के लोग हैं उनकी मदद नहीं करेंगे। बहुत सारे इन्होंने ऐसे वादे भी किए थे, ठीक है। तय रेट से ज्यादा हम लोग पेमेंट नहीं करेंगे, ये भी इन्होंने मतलब कसम खाई थी कि भैया हम लोग जो तय रेट है उससे ज्यादा किसी को पेमेंट नहीं करेंगे। इसके बाद से ये हमने देख लिया, ठीक है, 2/3 पार्ट किसके पास रहेगा। फिर नेक्स्ट आपका आता है भूदान मूवमेंट। हमको पता है भूदान मूवमेंट, चलो बताओ किसके द्वारा स्टार्ट किया गया। तो होता क्या, जिसके द्वारा स्टार्ट किया गया, जिसको आपको कमेंट बॉक्स बताना है, वो गए थे कहां पे, पोचमपल्ली विलेज, जो कि तेलंगाना में पड़ता है। और ये विलेज जो था, ये एरिया जो था, वो साम्यवादी मूवमेंट के लिए जाना था। तो वहां पे गए, तो वहां पे 40 हरिजन फैमिली की कुछ लैंड डिस्प्यूट्स थे, उसको सुलझा रहे थे। इसी बीच में उनको उसी तालुके के, मतलब पंचमपल्ली विलेज तालुके की क्या हुआ, रामचंद्र रेड्डी जी आते हैं। वो कहते हैं भैया मैं 100 एकड़ प्रॉपर्टी क्या करता हूं, दान करता हूं, आप क्या करो, जो लैंडलेस फैमिलीज है, जो लैंडलेस लेबर्स है, इनके बीच में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जी तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी था, ठीक है। इसी अपॉर्चुनिटी इस यही टर्म से ये क्या था, स्वतः भूदान हो रहा था, लेकिन स्वतः दान हो रहा था किसके द्वारा, रामचंद्र रेड्डी जी के द्वारा, रामचंद्र रेड्डी जी के द्वारा। तो यहां पे क्या होता है, जिस पर्सनालिटी का मैंने नाम पूछा, उन्होंने टारगेट लिया कि भैया अगले 6 सालों में, 1951 की घटना है, 1957 तक हम क्या करेंगे, 50 मिलियन एकड़
जो लैंड है वो हम लोग क्या करेंगे, ग्रांट, जो लैंड ग्रांट है मतलब दान में लेंगे लोगों से, भूदान करवाएंगे लोगों से, ठीक है। लेकिन ये टारगेट अचीव नहीं हो पाता है। ऑनली 50 लाख एकड़ जमीन क्या होती है, दान में मिल पाती है। हालांकि ये भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और ये लैंड किसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो ये लैंड डिस्ट्रीब्यूट किया गया जो लेबर फैमिलीज थी, जो नॉन लैंड फैमिलीज थी, उनको ट्रांसफर किया गया। तो ये अब तक का आपका पूरा का पूरा किसान सभा आंदोलन ये था। दोस्तों अगली बात ये है कि यूपी पीसीएस और यूपीआरओ दोनों के लिए हमारे इंस्टीट्यूट पे प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, आप इसको जरूर ज्वाइन करें। साथ ही साथ अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ते हैं, टेलीग्राम चैनल पे आपको क्या लिखना है, केवल आपको टेलीग्राम चैनल में पीसीएस अभ्यास डालना है। पीसीएस अभ्यास का टेलीग्राम ग्रुप आएगा, वहां जाओगे तो हमने एक चेकलिस्ट बनाया है। चेकलिस्ट में आप प्रीलिम्स के हर एक टॉपिक हमने लिखे हैं, आपके टॉपिक तैयार होते हैं वहां पे गुड टिक मारो कि यार ये मेरे टॉपिक तैयार हो गए। ये एक बेहतरीन तरीका है अपने को चेक करना कि मेरे कौन कौन से टॉपिक तैयार हो चुके हैं, कौन से नहीं। प्री और मेंस दोनों के हमने दिए हैं, तो वहां से आप वो चेकलिस्ट ले लो। और भैया अगर आपके टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर लो, आपको टेस्ट सीरीज की पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।